वेलकम टू जयपुर क्लासेज। मैं आज आपके लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। साइकोलॉजी के हैं जो 30 क्वेश्चन में से अगर आप 23 स्कोर भी करते हैं तो आपको बहुत बेस्ट स्कोर माना जाएगा। जो ये 30 क्वेश्चन हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। जो अपनी शिक्षक भर्ती जितने 2022 में जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रिट, सीटेट, केवीएस और जितने भी टेट एग्जाम होंगे उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा। और अब अपन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। व्यक्तित्व मतलब होता है पर्सनैलिटी, इंग्लिश में बताते हैं पर्सनैलिटी। ठीक है, बाह्य आभास के आधार पर पर्सनैलिटी का वर्णन कहलाता है। गहन दृष्टिकोण कहलाता है, सतही दृष्टिकोण कहलाता है, मानकीय दृष्टिकोण कहलाता है और प्रेक्षणात्मक दृष्टिकोण कहलाता है। तो बाह्य आभास है तो गहन तो बिल्कुल वो नहीं होगा, मानकीय भी नहीं होगा, प्रेक्षणात्मक भी नहीं होगा। तो क्या बच गया, सतही दृष्टिकोण बच गया, मतलब ऊपर ऊपर से उसका आभास करना, ये सही हो जाएगा। देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। दूसरा क्वेश्चन बोलता है वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा की भावना जागृत होती है। वीर पूजा, सबसे पहले ये समझो वीर पूजा क्या होता है। जैसे कोई महान व्यक्ति है या बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके गुणों को अपने जीवन में लागू करना, वो क्या कहलाता है, वीर पूजा कहलाता है। तो ये भावना कौन सी एज में, कौन सी उम्र में लागू होती है। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है बाल्यावस्था, तीसरा है प्रौढ़ावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं तो होगा ही नहीं। प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा, बाल्यावस्था बच्चे को क्या लेना देना किसी से। ठीक है, तो अपना ऑप्शन बचे किशोरावस्था। किशोरों में वीर पूजा की भावना जागृत होती है। देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या बोलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, तीसरा है अपना चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है। चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या है वो देखेंगे। चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे पहले आता है पूर्वानुभव, दूसरा भाषा, तीसरा तर्क और चौथा समस्या। देखो, चिंतन प्रारंभ होने के लिए पूर्वानुभव जरूरी है, तर्क भी जरूरी है और भाषा भी जरूरी है और समस्या भी जरूरी है। तो चारों ऑप्शन सही हो गए। लेकिन ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो सबसे बेस्ट है उसका चयन करेंगे। तो चिंतन प्रारंभ होने के लिए पूर्वानुभव जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितनी समस्या है। ठीक है, तर्क भी जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितनी समस्या है। भाषा भी जरूरी है लेकिन इतना जरूरी नहीं है जितनी समस्या है। अगर समस्या ही उत्पन्न नहीं होगी तो चिंतन कैसे होगा। समस्या आएगी तो उसका क्या करेंगे अपन, समाधान खोजने की कोशिश करेंगे। समाधान खोजने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। चिंतन प्रारंभ होने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक जो है वो है अपनी समस्या। देखिए चौथा क्वेश्चन, शेषावस्था में शिशु शब्दों, वाक्यों और क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब शेषावस्था में शिशुओं में शब्द, वाक्य और क्रियाओं को बार बार करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। क्यों क्यों पाई जाती है वो, पहला ऑप्शन बोलता है अपना, दोहराने से शिशु को आनंद का अनुभव होता है। दूसरा होता है शिशु असहाय होता है इसलिए दोहराता है। शब्द को सीमित होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ये नहीं होगा। ठीक है, शब्द को सीमित होता है इसलिए नहीं दोहराता। ठीक है, शिशु असहाय है तो दोहराएगा कैसे वो, ये नहीं होगा। तो बच गया शिशुओं में, दोहराने से शिशुओं में आनंद का अनुभव होता है। ये राइट आंसर हो जाएगा एक। ठीक है, पांचों क्वेश्चन अगर पढ़ते हैं अपन। पांचों क्वेश्चन बोलता है अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो जो अल्बर्ट बेंडूरा द्वारा जो अधिगम सिद्धांत दिया गया था उसे क्या नाम है पहले देखेंगे। इसने दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। किसने, अल्बर्ट बेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था। इसी को क्या दूसरा नाम क्या है, अवधारणात्मक अधिगम सिद्धांत। देखो ये अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, ये दिया था अपने कोलर भाई साहब ने। कोलर ने क्या दिया था, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बेंडूरा ने कौन सा दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जिसको क्या बोलते हैं, अवधारणात्मक अधिगम सिद्धांत कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। देखिए छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या बोलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है। सामान्य बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन और एक आता है स्वस्थ वातावरण। तो पिछड़ेपन का कारण नहीं है, नहीं पे परीक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं लिखा हुआ है तो अपन पेपर में पहले ही उसके ऊपर लाइन लाइन कर लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से ध्यान देना है। तो देखिए सामान्य बुद्धि का अभाव तो ये भी पिछड़ेपन का कारण है। शारीरिक दोष ये भी है। विशिष्ट पिछड़ापन तो ये भी है। लेकिन अगर स्वस्थ वातावरण मिल रहा है किसी बच्चे को तो वो पिछड़ेपन का कारण नहीं है। तो ये उस चौथा नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। देखिए
सातवें क्वेश्चन क्या बोलते हैं, पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय अवस्था का काल क्या है। जो पियाजे ने अपना संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था उसमें से ये क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ गया, देखिए पियाजे के अनुसार संवेदी पेशीय स्तर की अवस्था का काल कौन सा है। देखेंगे सबसे पहले आती है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 से 16 और ये सभी। देखो पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी, ये आपको पता होगी। 4 अवस्थाएं बताई थी, पहली बताई थी संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरी बताई थी प्राक सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी बताई थी ठोस सक्रियात्मक अवस्था, चौथी बताई थी औपचारिक। ठीक है, तो इसकी जो उम्र थी वो तो 0 से 2 थी, इसकी थी 2 से 7, इसकी थी 7 से 14 और ये 14 से ऊपर। ठीक है, 14 से वयस्क तक थी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है संवेदी पेशीय अवस्था, मतलब ये पूछ रहा है 0 से 2, तो क्या हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक की आयु, पहला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं, व्यक्तित्व का अंतर्मुखता में बहिर्मुखता के रूप में वर्गीकरण किसने किया था। देखिए पहला ऑप्शन है सेल्डन, क्रेसमर, स्प्रेंगर और युग। तो जो व्यक्तित्व का था अंतर्मुखता और बहिर्मुखता का वर्णन किसने किया था, वो क्या था युग ने। युग ने जो था व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को 2 भागों में बांटा था, एक बांटा था अंतर्मुखी और एक आत्म बांटा था बहिर्मुखी। तो ये उसका युग इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 8वां 9वां क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, ये कहता है कि व्यक्तित्व की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है, मतलब पर्सनैलिटी की विशेषता किस रूप में बताई जा सकती है। पहला था शारीरिक विशेषता के समुच्चय, मनोवर्ती व शील गुणों का समुच्चय, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने की समुच्चय शैली, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो जो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि भाई शारीरिक विशेषताओं का समुच्चय, बिल्कुल शारीरिक विशेषताओं से वे पर्सनैलिटी बताई जाती है, मनोवर्ती व शील गुणों से बताई जाती है, परिस्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया करने से बताई जाती है। तो इसको सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए 10वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, कौन सा नियम वंशानुक्रम का नहीं है। तो ये बताएंगे अपन, समानता, पहला ऑप्शन आता है समानता का नियम, समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन और एक आता है अभिप्रेरणा। देखिए समानता का नियम भी है वंशानुक्रम का, भिन्नता का भी है, प्रत्यागमन का भी है, लेकिन जो अभिप्रेरणा इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, तो ये जो नियम है अभिप्रेरणा का नियम, ये वंशानुक्रम का नहीं है। ठीक है, देखिए 11वां क्वेश्चन, ये बोल रहा है 75 से 90 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस श्रेणी में आते हैं। पहला ऑप्शन आता है प्रतिभाशाली, दूसरा आता है सामान्य बुद्धि, तीसरा आता है मंद बुद्धि, चौथा आता है हीन बुद्धि। देखो प्रतिभाशाली की जो बुद्धि लब्धि होती है वो तो आपको पता होगा 140 ऊपर होती है, मंद बुद्धि की जो बुद्धि लब्धि होती है वो होती है 75 से 90 बोल सकते हैं अपन, ये ऑप्शन, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सामान्य बुद्धि कितनी होती है 90 से 110, और हीन बुद्धि क्या होती है, वो होती है 20 से 60। ठीक है, ये बुद्धि लब्धि है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंद बुद्धि। देखिए 12वां, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ देखिए इसमें मिलान करना है, ये ऑप्शन बोल रहे थ्रस्टन, ये सूची दी गई है, ये दी गई सेकंड सूची, इसको ऐसे मिलान करना है कौन सा किस तरफ जा रहा है। तो देखिए थ्रस्टन, स्पीयरमैन और गिलफोर्ड और बिन। स्पीयरमैन ने कौन सिद्धांत दिया था, स्पीयरमैन का था द्विकारक सिद्धांत, सीधा पहुंच गया। गिलफोर्ड ने क्या दी थी, गिलफोर्ड ने दी बुद्धि की संरचना। बिने ने दिया था, बिन साइमन ने बुद्धि परीक्षण किया था, मतलब सामान्य क्षमता बताई थी, और थ्रस्टन ने प्राथमिक योग्यताएं बताई थी। तो अब इसमें देखेंगे अपन, ये थ्रस्टन का 2, ए मतलब ए में हो गया 2 और बी में हो गया ये अपना द्विकारक सिद्धांत 4, सी में 3, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। देखो भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। देखो भूख है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, और ये विश्राम भी नहीं होगा।
ठीक है। तो बच गया रुचि और पुरस्कार। तो रुचि और पुरस्कार में से अब इसमें देखेंगे, ऐसे क्वेश्चन में ये देखेंगे सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसमें सबसे बेस्ट है रुचि। रुचि क्या है, अर्जित प्रेरक है, ठीक है। देखिए अगला, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। अभिप्रेरणा किससे वर्णित होती है ये देखेंगे। देखो ज्ञानात्मक जागृति से, भावात्मक जागृति से, या दोनों। तो अभिप्रेरणा मैंने पहले बताया था, इसे इंग्लिश में देख लेंगे, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन किससे वर्णित होता है, मोटिवेशन के अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेट होना क्या है, एक भाव है। तो ये इसमें ऑप्शन हो जाएगा भावात्मक जागृति, ठीक। दोनों नहीं होंगे, इसमें हो जाएगा भावात्मक जागृति। देखिए दोस्तों, ऐसे ही 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के, 30 हिंदी के, और 30 अपनी जो दूसरी लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत जितने भी और शिक्षण विधि के भी, ऐसे 30 क्वेश्चन करके मैं आपके सामने वीडियो लेके आऊँगा। और ये जो क्वेश्चन होंगे वो अपनी वही होंगे जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, और अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसी तरह अपन सभी के 100 टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, साइकोलॉजी की भी 100, हिंदी की भी 100, शिक्षण विधियों की भी 100, ऐसे। तो आपका जो अपना तैयारी का जो लेवल है ना, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद बहुत अच्छा कर सकते हो आप। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगली वीडियो को पाने के लिए, और हो सके तो लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, ठीक है। दोस्तों को बताना कि भाई ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, 15 नंबर क्वेश्चन, व्यक्तित्व विभिन्न व्यक्तित्व विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यह परिभाषा किसकी है, यह कथन किसने दिया, कथन है। तो देखो ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो यह कथन किसका है वो आप बताइए। सबसे पहला आता है स्किनर का, दूसरा आता है टॉयलर का, चौथा आता है फ्रोबेल का, फिर आता है वुडवर्थ का। तो ये जो कथन है ये हो जाएगा स्किनर का, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। अब भाई ये स्किनर ने कौन सा कथन दिया था, सीधा क्वेश्चन लिखा आएगा कि ये कथन किसका है, स्किनर का। फ्रोबेल भाई साहब थे, उसने क्या दी थी अपने, इसने एक विधि दी थी जिसका नाम है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी, फ्रोबेल ने दी थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। जो मनुष्य का जो जीवन है वो 2 कोष से होता है, केवल 1 कोष से होता है, कई कोषों से होता है, और कोई कोष से नहीं होता। तो देखिए आपको पता होगा मनुष्य जीवन XX और XY, 23 × 70 मादा के, 23 × 70 नर के, ये दोनों जोड़ के कितने हो जाते हैं 46। तो ये क्या बन गया, अब ये जो है एक कोष बन गया ये, ठीक है। 46 एक कोष बन गया। तो जो मनुष्य जीवन जो आरंभ होता है ना, अब ये एक कोष में होता है, इसका उत्तर हो जाएगा एक कोष। देखिए 16 अगला क्वेश्चन है 75वां, वो क्या बोलता है, 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये देखेंगे। असामान्य बालकों को अधिकाधिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से उनका करना चाहिए। जो असामान्य बालक है उनको अधिक लाभ पहुंचाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, उनको बुद्धि परीक्षण करना चाहिए, उनकी शारीरिक जांच करवानी चाहिए, प्रकरण अध्ययन मतलब केस स्टडी करनी चाहिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। बुद्धि परीक्षण करना चाहिए, शारीरिक जांच भी करनी चाहिए, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है ना ये वो है प्रकरण अध्ययन या केस स्टडी। मतलब उसको केस स्टडी मतलब ये होगा, उसकी समस्या की जानकारी प्राप्त करेंगे कि इसके अंदर ये समस्या किस वजह से हैं, क्यों है, और उन समस्याओं को जांच करेंगे। जांचने के बाद उनका संशोधन निकालेंगे कि भाई इसका क्या सुधार हो सकता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है वो है अपना केस स्टडी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बोलता है प्रतिभावान बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि क्या होती है वो पूछ रहा है। 140 से ऊपर होती है, 100 से ऊपर होती है, 90 से ऊपर होती है, और 100 से नीचे होती है। देखिए इसमें जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं बुद्धि लब्धि उनकी होती है 140 से ऊपर। सामान्य बच्चे होते हैं वो भी लिख लीजिए आप अपने, सामान्य जो बच्चे होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है 90 से लेके 110 तक। प्रतिभाशाली की क्या होती है 140 से ऊपर। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य है। शिक्षा अनुसंधान उसका क्या उद्देश्य है, नए तथ्यों की खोज करना, ठीक है बिल्कुल है। सत्यों का प्रतिपादन करना, ये भी सही है। सिद्धांतों का प्रतिपादन करना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। शिक्षा अनुसंधान का उद्देश्य ये तीनों है।
20 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाला सिद्धांत कौन सा है। जैसे मतलब समस्या दिखी, उसका अचानक समाधान करने की व्याख्या कौन सा सिद्धांत करता है, वो अपना पहला ऑप्शन आता है सक्रियात्मक अधिगम, दूसरा आता है सूझ का सिद्धांत, प्रत्यक्ष और भूल का सिद्धांत, अनुबंधन। देखो, अब समस्या का अचानक समाधान करने वाला सिद्धांत है सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, वो दिया था कोहलर ने। जो अपना कोहलर भाई साहब था, उसने सूझ का सिद्धांत दिया था, जिसने चिंपांजी के ऊपर परीक्षण किया था। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि हम आगे भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकें। और ये जो वो क्वेश्चन है जो आपके पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोलता है, अति संरक्षणशीलता बालक को बना देती है। अब सबसे पहले समझेंगे अति संरक्षणशीलता क्या होती है। अति संरक्षणशीलता वो होती है जैसे कोई परंपरागत चीज़ है, जो प्राचीन चीज़ है, या प्राचीन कोई भी ऐसा गुण है, कोई भी ऐसा लक्षण है जो आगे बच्चों में ट्रांसफ़र किया जाता है, वो उसको बोलते हैं अति संरक्षणशीलता बोलते हैं। ठीक है, तो अति संरक्षणशीलता से बालक कैसा बन जाता है। देखिए, सामाजिक बालक बन जाता है, या आदर्शवादी बन जाता है, या धार्मिक बन जाता है, या अव्यवहारिक बन जाता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, ये जो जैसे कोई अपने दादाजी हैं, दादाजी की बात आ गई पोते में। ठीक है, तो दादाजी की जो सभी बातें पोते में आ जाएं, तो अपने दादाजी थे वो कैसे थे, आदर्शवादी इंसान थे, और उसकी सभी बात क्या आ गई, पोते में आ गई। तो अति संरक्षणशीलता से बालक बनता है आदर्शवादी। ठीक है, तो अपना 22वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बोलता है दुबले पतले व क्षीण शरीर वाले पतले व क्षीण शरीर तथा हृदय कमजोर वाले बच्चों को क्या कहा जाता है। ठीक है, जो दुबले पतले हैं उन शरीर पतला है, और उनका जो हृदय है वो क्या है, कमजोर है। तो ऐसे बच्चों को क्या कहा जाएगा, समस्यात्मक बालक कहा जाएगा, अपंग बालक कहा जाएगा, या पिछड़ा बच्चा कहा जाएगा, या नाजुक बालक कहा जाएगा। देखो नाजुक वाजुक तो कुछ होता नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अपंग तो उसको हाथ पैर थोड़ी टूट रहे, ये भी नहीं होगा। पिछड़ा बालक भी नहीं होगा, ये हो जाएगा समस्यात्मक बालक। फिर दुबला बालक है, छीन बालक है, उसका हृदय कमजोर है, तो कोई समस्या होगी ना उसमें, इसलिए तो है, तो ये क्या होगा, समस्यात्मक बालक। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो, चिन्ह भाषा या श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग किन बालकों की शिक्षा के लिए उपयोगी है। मतलब चिन्ह मतलब संकेत। ठीक है, संकेत या श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग किन बच्चों के लिए किया जाता है, प्रतिभाशाली के लिए किया जाता है, जो कम सुनते हैं मंदित श्रवण वाले बच्चों के लिए किया जाता है, पिछड़े बच्चों के लिए किया जाता है, या समस्यात्मक बालक। देखिए, संकेत या श्रव्य दृश्य विधियों का उपयोग अपन करेंगे जो कम सुनते हैं उनके लिए। जिनको कम सुनता है उनको श्रव्य दृश्य विधियों का मतलब दिखाने की प्रयास करेंगे, दिखा के उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे, या उनको ऐसे संकेत देंगे, संकेतों के माध्यम से भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो वो हो जाएंगे। जो कम सुनते हैं उनके लिए ये चिन्ह भाषा या श्रव्य दृश्य विधियों का प्रयोग करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन आता है अपना, कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या कितनी है। तो कैटल के द्वारा मतलब अपने शील गुण कितने बताए गए हैं, वो क्या है। 13 बताए गए हैं, 15, 16 या 14। कैटल ने बताए हैं 16। 16 पीएफ तत्व बताए थे। 16 पीएफ तत्व किसने बताए थे, कैटल ने। ये सीधा याद कर लेना आप। ठीक है, 25 नंबर, सत्र के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा मूल्यांकन के किस गुण को की अवहेलना करती है। जो सत्र के अंत में मतलब जो लास्ट में जो परीक्षा की जाती है वो किस गुण की अवहेलना करती है, वो पूछने की कोशिश कर रही। निरंतरता, सहकारिता, व्यापकता और ये सभी। तो व्यापकता तो उसमें हो सकती है, सहकारिता भी हो सकती है, तो ये सभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो निरंतरता है ना, इसका उत्तर हो जाएगा निरंतरता। तो सत्र के अंत में जो परीक्षा की जा रही है वो मतलब एक बार की जाएगी, तो निरंतरता तो होगी नहीं। तो मतलब अवहेलना करता है तो किस गुण की करता है, निरंतरता गुण की अवहेलना करता है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन का कौन सा उद्देश्य नहीं है। मूल्यांकन करने से मतलब कौन सा उद्देश्य नहीं है, दंड के डर से बच्चे को स्टडी करने के लिए प्रेरित करना,
छात्रों पर मंद बुद्धि से सीखने वाले का टैग लगाना, उन सभी छात्रों की पहचान करना जिनके माता पिता अधिकारी हैं। देखो, दंड से बच्चों के लिए स्टडी के लिए प्रेरित करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, छात्रों पर मंद बुद्धि से सीखने वाले टैग लगा दे, उसको कह दें तो यार टोड़ है, या मतलब तेरे अंदर दिमाग नहीं है, ऐसा बोलना भी बिल्कुल गलत है। या फिर ये देखना जिसके माता पिता अधिकारी हैं उनको ज़्यादा अच्छे बढ़ावा देना, ये भी बिल्कुल गलत है। तो उद्देश्य नहीं है पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, कोई सा भी नहीं है। ठीक है, देख 27 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा के क्षेत्र पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया में, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य वस्तु में, शिक्षा पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु में, और विद्यालय के संपूर्ण कार्यक्रम जिनमें प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। तो ये जो उत्तर है ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किस ओर संकेत करती है, तो विद्यालय में जो जितने भी अनुभव करते हैं उसकी तरफ। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है अपना, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा को चिन्हित किया गया है। जो अपना NCF जो था, NCF का नियम कब आया था, 2005 में। इसका एक्ट जो है वो क्या है, 2005 का एक्ट है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, भाषा कौन सी चिन्हित की गई है, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा और बहुभाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुभाषा। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत भेद हम पाते हैं, मतलब व्यक्तिगत भेद हम किस तरीके से कर सकते हैं, विचलनशीलता से कर सकते हैं, प्रतिमानता से कर सकते हैं, या फिर इन दोनों से कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो विचलनशीलता से भी कर सकते हैं और प्रतिमानता से भी करते हैं, तो इनको इसको उत्तर हो जाएगा 3। अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो दोस्तों 30 क्वेश्चन थे, तो इसमें से आपने कितना सही स्कोर किया वो आपको बताना है, कि मैंने इतने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि मैंने 21 किए, 22 किए, 23 किए, 25 किए, 27 किए। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन अपना 30 नंबर क्वेश्चन वो और देख लेते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, तो मतलब RT एक्ट की बात कर रहा है, RTE एक्ट 2009 लागू नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ये मैंने बताया पेपर में अच्छे से ध्यान देना, नहीं क्या नहीं है। देखो निःशक्त बच्चे के लिए, 6 से 14 आयु के बच्चे के लिए, 14 से 18 आयु के बच्चे के लिए, बच्चों को नियमित उपस्थिति के लिए। तो किस किस के लागू है, निःशक्त बच्चों के लिए लागू है, 6 से 14 आयु के बच्चों के लिए बिल्कुल है, क्योंकि ये 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, बच्चों में नियमित उपस्थिति के लिए भी। लेकिन 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए इसमें कोई भी बात नहीं कही गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 3। देखिए अपनी वीडियो समाप्त हो चुकी है, तो हम अपन आगे भी ऐसे ही साइकोलॉजी की 30 क्वेश्चनों की वीडियो लेकर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और अपने दोस्तों के साथ भी बताना कि भाई ऐसे इस तरीके से जयपुरी क्लासेज ने वीडियो शुरू की है, जिससे अपनी परीक्षा में उनको भी फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।